आज हम लोग बात करेंगे कि फ़िलोसॉफ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारे भारत में बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो अलग अलग मान्यता भी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। लेकिन उस मान्यता के पीछे एक फ़िलोसॉफ़िकल एस्पेक्ट्स भी होता है। अगर हम लोग वो चीज़ नहीं जाने तो इससे समस्या ये होती है कि हम लोग अंधविश्वास ज़्यादा कर लेते हैं। हमें मतलब प्रश्न उठाने की जो हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी होती है वो मर जाती है। क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी कह दिया गया हो तो उसको मानो, लेकिन क्यों माने उसके पीछे का लोग जो आंसर होता है वो देते नहीं है। कहते हैं कि ये हम लोग मानते आए हैं तो हम लोग मानना है। तो फिलोसॉफी इसी चीज़ का उत्तर देती है कि क्या सच है और क्या गलत। फिलोसॉफी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिसका उत्तर कोई दे नहीं सकता, उसका उत्तर अगर कोई दे रहा है इन अ लॉजिकल वे, तो हमें उसका बात सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलॉसफी इस मायने से भी अच्छा है क्योंकि ऐसी बात बोली जा रही है जहाँ पर मान्यताओं को, बिलीव्स को अलग रख के उस बात को एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझना कि क्यों ऐसा है या फिर क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो फिर उस पर ज़्यादा भरोसा उठता है। तो फिलोसॉफी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस का आंसर जो साइंस नहीं दे पाता वो फिलोसॉफी देती है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो साइंस नहीं दे पा रहा, वो अपने अलग अलग थियोरीज को लेके प्रेजेंट करता है और बताने की कोशिश करता है लॉजिकली, मतलब मैथमेटिकली या फिर थियोरिटिकली, कि कैसे वो चीज़ संभव हुआ या कैसे ये चीज़ काम करता है। लेकिन कहीं पे जाके अटक जाता है, तो वो जो कहीं पे जाके अटक जाता है उसका जवाब फिलोसॉफी देता है। क्योंकि साइंस लॉज पे चलते हैं लेकिन फिलोसॉफी लॉज पे नहीं चलती। साइंस पूरा एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन फिलोसॉफी वो एक ऑब्जर्वेशन और कुछ इमेजिनेशन से आंसर देने की कोशिश करता है लॉजिकली। वो भी लॉजिकली होता है बट इमेजिनेशन से। साइंस होता है पूरा एक्सटर्नल इनपुट लेके अच्छा से मेजरमेंट करके फिर बताती है कि इसका रिजल्ट क्या निकला या फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला। लेकिन फिलोसॉफी इनर ऑब्जर्वेशन एंड आउटर ऑब्जर्वेशन से कंबाइन करके और कुछ एस्पेक्ट साइंस से भी उठा के वो पूरा कंबाइन करके फिर एक अलग ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव देती है उस पर्टिकुलर थॉट पे, कि एक्चुअली जहाँ पर साइंस आके रुका है कि इसके बाद क्या होगा या फिर इसके बाद क्या है। तो वो जो सवाल है वो थोड़ा लॉजिकली जो गैप को फिल करना होता है, तो वो गैप फिलोसॉफी फिल करता है। फिलोसॉफी जो है वो नॉलेज को बढ़ाने में मदद करती है। सारे चीज़ों का जो व्यू है, जो मतलब देखने का जो नज़रिया होता है वो बदलती है। जैसे कि हम लोग हर चीज़ों से कोई मांग रखते हैं, लेकिन वो मांगने के चक्कर में ही हमें बहुत सारे स्ट्रगल झेलने पड़ते हैं कि फिर वहाँ से प्रॉब्लम ऑकर्स होती है। तो फिलोसॉफी हमें वही सिखाती है कि हमें वो चीज़ क्यों चाहिए, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं क्योंकि हमें वो चीज़ खुशी देती हो। तो इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स फिलोसॉफी में होते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल ये जो बातें मैंने अभी तक कहा तो वो सिर्फ किताबों से नहीं कहा, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब में, तो मिला जुला के कह रहा हूँ। तो फिलोसॉफी इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एक और बात कहनी थी, और वो है कि फिलोसॉफी हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलोसॉफी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे जो उसमें कैटेगरी हुई थी आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो पहले हम लोग आस्तिक दर्शन से शुरू करेंगे, फिर हम लोग नास्तिक दर्शन में जाएंगे। तो आस्तिक दर्शन में सबसे जो पुराना जो ग्रंथ मतलब शास्त्र है वो है सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसॉफी। लेकिन हम लोग ज़्यादा जो महत्वपूर्ण दर्शन है वो है वेदांत दर्शन, और उसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं। तो हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे अपना पूरा जो फिलोसॉफी का जो पूरा जर्नी है। फिर हम लोग जाएंगे नास्तिक दर्शन में। तो ये आस्तिक और नास्तिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं उस दिन एक पीडीएफ में पढ़ रहा था कि आस्तिक मतलब जो पहले पहले जो डिफिनेशन दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो परलोक को मानते हैं मतलब हायर वर्ल्ड, तो वो लोग आस्तिक हुए, और जो हायर वर्ल्ड को नहीं मानते हैं वो लोग नास्तिक हुए। तो फिर इससे एक सवाल उठा कि जो बौद्ध दर्शन है वो भी तो हायर वर्ल्ड को मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बौद्ध दर्शन आस्तिक है। तो फिर इस बात को फिर थोड़ा सा मतलब जो लोग जो डिवोटीज़ होते हैं वो लोग फिर थोड़ा सा बताए कि जो लोग भगवानों को विश्वास करते हैं वो लोग आस्तिक हुए, और जो भगवानों को विश्वास नहीं करते वो लोग नास्तिक। तो यहाँ से एक और प्रश्न फिर यहाँ से उठा कि सांख्य दर्शन, सांख्य फिलोसफी तो ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि क्रिएटर को वो मानता ही नहीं है। तो फिर तो वो नास्तिक दर्शन में होना चाहिए था। तो फिर चेंजेस वगैरह किए, तो फिर वो लोग कहे कि जो
वेद के कन्फर्मेटी में कहते हैं बात, कोई भी दर्शन अगर वेद का कन्फर्मेशंस पे बात करे, मतलब वेद को एज अ प्रूफ मान के बात करे, तो वो दर्शन आस्तिक दर्शन हो गए। और जो वेद को उसके जो सिद्धांत है उसके हिसाब से अगर बात ना करे तो वो नास्तिक दर्शन हो गए। तो फिर आखिरी में ये वाला बात को ज़्यादा महत्व दिया गया, बाकी दो बात को हटा दिया गया। तो वेद ही है जो डिफाइन करता है कि कौन आस्तिक है और कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। देखते हैं